गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। द आकाश चौधरी एंड बिग न्यूज़ प्रेजेंट जज्बात सीजन 1 एपिसोड 6। फैशन डिजाइनर पहनावा बाय निर्वाण, मीडिया पार्टनर श्री गंगा स्टूडियो, मेकअप आर्टिस्ट शहजाद। दोस्तों, आज जो हमारे पॉडकास्ट में पर्सनैलिटी है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक मोटिवेशन भी, क्योंकि आसान बात नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली से सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना। समोसे से विधानसभा तक का सफ़र आप ब्रेकफास्ट विद पर्सनैलिटी हमारे पुराने शो में देख चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो उन सवालों पर करेंगे जो जनता पूछना चाहती है। हम कमेंट में बोलते रहते हैं कि आप सवाल पूछो, दुर्भाग्य ये है कि आप पूछते ही नहीं हैं। फिर भी हमने कुछ एक सर्वे किया, कुछ सवाल निकाले, कुछ हमारे अपने हैं जो हम आज इन पर्सनैलिटी से पूछेंगे, और कोई एक सवाल रह जाए तो आप कमेंट करना। तो आज हमारे साथ है रुड़की की जनता जिनसे प्यार करती है, विपक्ष नफरत और दिमाग में बसा के रखती है, द वन एंड ओनली मिस्टर प्रदीप बत्रा, रुड़की विधानसभा। सर नमस्कार। आकाश नमस्कार। सर, आपने एक बुक प्रिंट करवाई है जिसमें आपके विकास के कार्य लिखे हुए हैं और उसके फ्रंट पेज पे एक टैगलाइन है, बातें कम काम ज़्यादा। लेकिन आपके विपक्षों का कहना है कि आप बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम। देखिए, पहली बात तो विपक्ष का जो भूमिका होती है, विपक्ष बखूबी निभाता है उस भूमिका को, तो उसको हर अच्छे काम में बुराई दिखाई देती है। बातें कम काम ज़्यादा, साइलेंस इज़ पावर, ये मेरा मोटो है, ये मेरी शक्ति है। जितना आप शांत रहेंगे आपके अंदर उतनी पावर जनरेट होगी, उतना ही आप काम अधिक कर सकेंगे। अगर आप एनर्जी अपनी बातें करने में ही लगा देंगे तो आप, मैं समझता हूँ, काम आप कम कर पाएंगे। तो मेरा तो ये एम है, साइलेंस इज़ पावर, तो इसी के तहत मैं काम करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। बत्रा जी, हमारे शो का नाम है जज्बात और हमारा ये रहता है कि जो डिबेट शो होते हैं वो डिबेट वहाँ पर हो, हम यहाँ पर जज्बात दिखाते हैं। जैसे हमारे ये जो सवाल है इन पर हम आपके क्या जज्बात है वो जनता को दिखाते हैं। तो क्योंकि कुछ ऑडियंस ये कहती है कि आप डिबेट नहीं करते, जैसे आपने सवाल किया फिर मैं उस पर कुछ करूँ, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती। ये जज्बात है, डिबेट शो अलग होता है। बत्रा जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने कोरोना काल में बहुत अहम भूमिका निभाई और वो रुड़की के लिए बड़ी मददगार भी साबित हुई। भगवान न करे ऐसा हो, अगर कोरोना काल दोबारा आए तो आपकी क्या तैयारी है, जैसे इस वाले कोरोना काल में आपने हेल्पिंग हैंड से किया? देखिए आकाश, मैं पॉलिटिक्स में आया था तो मेरा एम यही था कि मैं सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें यही सिखाया गया है कि आप सेवक हैं, आप जनप्रतिनिधि, आप सेवा करिए। तो सेवा करना हमारा उद्देश्य है। लव ऑल सर्व ऑल। जब सेवा की आवश्यकता पड़ी, कोरोना सेकेंड वेव आई, रुड़की में क्या पूरे विश्व में मैं समझता हूँ कि हाहाकार बच गया ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, बेड्स के लिए। तो मुझे प्रेरणा मिली भगवान सत्य साईं बाबा से कि मैं एक हॉस्पिटल यहाँ पर टेम्परेरी स्टार्ट करूँ। और जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो हम सिर्फ 6 लोग थे। उसके बाद लगातार लोग जुड़ते गए, लोगों की मदद करी, ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध कराई, वैक्सीनेशन हुआ, टेस्टिंग हुई, फर्स्ट एड मिली लोगों को, दवाइयाँ मिली। तो एक ऐसी चीज़ वहाँ पर बनी कि जो अपने आप में बहुत हेल्पफुल लोग ले रही। और मुझे गर्व है कि रुड़की के सभी लोगों ने, जितने भी एनजीओ हैं, उसमें सपोर्ट किया, चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे रोटरी क्लब हो, भगवानपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, हमारे व्यापार मंडल हो, हमारे रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हो, समर्पण ग्रुप हो। मतलब कितने एनजीओ हैं रुड़की में जिन्होंने सपोर्ट किया, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, फंडिंग करी, जिसकी वजह से हम न सिर्फ रुड़की के लोग बल्कि यूपी से, दिल्ली से लोग वहाँ पर आए और फर्स्ट एड मिली। फिर हम उनको आगे बेड दिलवाया, हाई सेंटर रेफर किया, इससे कई लोगों की जान वहाँ पर बची। हमारे रुड़की में एक मात्र जो सिविल हॉस्पिटल है, जिसको राजकीय संयुक्त चिकित्सालय भी बोलते हैं, और पूरी रुड़की तहसील का एक वही हॉस्पिटल है। तो उस कहीं ना कहीं वो पेशेंट था, तो उसको हमने डेवलप करना स्टार्ट किया। ब्लड बैंक वहाँ पर बना है, इस ब्लड बैंक में प्लाज्मा मशीन लगी, ट्रॉमा सेंटर बना है वहाँ पर। आप देखिए आज आधुनिक रूप में, जैसे मैक्स और फोर्टिस हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड और एमआईसीयू वार्ड बने हुए, इस तरह का वार्ड वहाँ पर बना है। और हमने एमएलए फंड से वहाँ पर फंड प्रोवाइड कराया, जैसे कि ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर लगा हुआ है। आज की डेट में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर मैं समझता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप वहाँ जाइए, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो कोरोना के लिए हमने जो उसकी बेकार पड़ी बिल्डिंग थी, जो चीड़ छीड़ वाली हालत में थी, उसको इतना अच्छा आधुनिक कर दिया है कि बच्चों के लिए एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वार्ड वहाँ पर बना है। तो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन के 2 प्लांट वहाँ पर लग गए हैं, जनरेटर फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, आईसीयू वार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आगे तैयारी के लिए करी है, ताकि जनता अभी भी वहाँ पर जाए, या कोई भी बीमारी हो, डेंगू जैसे फैल रहा है अभी, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट वहाँ पर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपीडी वहाँ 400-500 लोगों की रोज़ हो रही है, मुफ्त दवा लोगों को मिल रही है। तो इतनी बड़ी फैसिलिटीज़, इतनी बड़ी सुविधा वहाँ पर मिल गई है। और एक
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसको घोषित किया गया है कि ये जिला अस्पताल के रूप में जाना जाएगा, जिससे कि वहाँ का बजट भी बढ़ गया है, डॉक्टर्स भी सारे उपलब्ध हैं और अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है हमारा सरकारी अस्पताल। तो अच्छे काम के लिए अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो सभी लोग आपके साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाते हैं। और थर्ड वेव मैं समझता हूँ कि नहीं आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महाअभियान वैक्सीनेशन का चलाया है, उससे हम सुरक्षा कवच ले चुके हैं, हम कहीं ना कहीं सेव हो चुके हैं। और फिर भी हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप लोग मास्क का और वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको पूरा करें और सैनिटाइज लगातार करते रहें, सफाई का ध्यान रखें। तो मैं सोचता हूँ कि थर्ड वेव बहुत दूर दूर तक नहीं आएगी। बत्रा जी, पार्टी एक परिवार होती है और आपका परिवार है भाजपा, लेकिन आपकी पार्टी के लोग, आपके परिवार के लोग ही आपसे नाराज बहुत नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस में जाने वाले हैं? देखिए, जब नाम परिवार आ गया तो परिवार में सबके विचार एक से नहीं मिलते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो परिवार जब आ गया तो परिवार परिवार ही रहेगा, वो साथ ही रहेगा और खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे हमारे पार्टी के सदस्य हों। और परिवार लगातार बढ़ता भी है, परिवार का उद्देश्य भी लगातार बढ़ने का होना चाहिए। तो मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूँगा। तो ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा राजनीति यहीं से शुरू हुई और यहीं पर ख़त्म हुई। आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, जब मैं पहली बार पॉलिटिक्स में आया था, जब कदम रखा था, तो मैं आरएसएस का एक सक्रिय सदस्य था। तो मेरी राजनीति भाजपा से शुरू हुई और भाजपा पे ही खत्म हुई। ये मात्र एक अफवाह है और अफवाह लोग फैलाते हैं अपने महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। बत्रा जी, हमारे शो के माध्यम से अगर मैं आपसे पूछूं कि औरों के मुकाबले आप में ऐसी क्या खास बातें हैं जो आपको औरों से बेहतर करती है? देखिए आकाश जी, मुझे 36 साल हो गए पब्लिक में जाते हुए और पॉलिटिक्स में 15 साल हो गए। मैं जब 14 साल का था, 15 साल का, तब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो मेरा बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस था जो पब्लिक से रिलेटेड था। मैं पब्लिक के बीच का व्यक्ति, पब्लिक के बीच में रहा। मेरी दुकान थी मिठाई की, मैंने चाय समोसे बेचे, पकौड़े बेचे। सारा दिन लोगों का फुटफॉल था वहाँ पर। मैं लोगों से मिलता था, बात करता था। मेरा होटल था, मैं लोगों से मिलता था, बात करता था, लोगों के कार्यक्रम में जाता था। तो 15 साल से मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में आया हूँ। इससे पहले ही मैं सेवा करता था। मैं सत्य साई सेवा समिति से जुड़ा हुआ था। गांव में नारायण सेवा करनी, गांव के लोगों की समस्याएं देखनी, गांव में जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराने, सिलाई मशीन के केंद्र खोलने, ये सब चीज़ें चल रही थी। ये हमारे संस्कार में है, कि संस्कृति में हमारी कि हम सेवा करें, क्योंकि लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर। कभी किसी का बुरा ना करें, किसी का अच्छा हो सके आप करें, कहीं बुरा किसी का ना सोचें। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। भगवान ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे एक मौका दिया कि मैं नगर पालिका चेयरमैन बना और मैंने जो वहाँ पर रहकर सेवा करी, मुझे एक अलग अनुभूति और अलग अनुभव हुआ चेयरमैन बन के। रुड़की की समस्याओं से रूबरू हुआ, नाली नाले से, घर घर से मैं जुड़ा। मुझे पता लगा रुड़की में क्या समस्या है। वो मूलभूत समस्याओं के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और काफ़ी प्रस्ताव जो है मैंने नगर निगम बोर्ड में पास कराए, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे डोर टू डोर कलेक्शन का हो, चाहे कहते हैं रुड़की में सौंदर्यीकरण का हो, ग्रीनरी का हो, हॉर्टिकल्चर। ये सभी प्लान हम लोगों ने चेयरमैन बनते हुए किया। फिर मुझे मौका मिला एमएलए बनने का, तो मैं एमएलए बना। भगवान ने मुझे फिर साथ दिया और मैं जितनी योजनाएं मैंने बनाई थी उन सबको मैंने इम्प्लीमेंट कराया, बजट पास कराया और उसके लिए जगह उपलब्ध कराई। आज एक रुड़की में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, आज पंप स्टेशन रुड़की में लगा हुआ है। रुड़की की पानी की लाइनें 90% चेंज हो चुकी हैं। जो 50 साल से लोग गंदा पानी पी रहे थे, जर्जर हालत थी, और सीवरेज की वजह से हमारे रुड़की में जो है नालों में जो है वो सीवर का पानी बहता था। ये सब समस्याएं देखिए, रुड़की शहर में स्वच्छ हवा, साफ हवा, सुंदर हवा है और ग्रीन क्लीन स्मार्ट सिटी का जो हमने नारा दिया था वो कहीं ना कहीं साकार हो रहा है और रुड़की शहर आज उत्तराखंड का एक प्रोमिनेंट मॉडल सिटी के रूप में जाना जाता है। बत्रा जी, 15 साल में जो आपने किया सो किया। अगर आप जीत जाते हैं तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा? रुड़की एक छोटा सा शहर, 40-50 हज़ार की जनसंख्या से हम शुरू हुए थे। फिर एमएलए में 1 लाख तक हुए, फिर 1.25 लाख तक हुए, आज 1.5 लाख तक हुए। तो जनसंख्या लगातार रुड़की की बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जब बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से समस्याएं बढ़ेंगी और समस्या रोज़ बढ़ती है, रोज़ समाधान होता है। तो समस्या बढ़ना, समस्या का समाधान करना, ये तो रूटीन वर्क है। पर जो मूलभूत समस्याएं जो हमने जिनका निस्तारण करा, कूड़े से बिजली बनने का प्लांट हमारा बहुत जल्द रुड़की में लगने वाला है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। पुल का निर्माण रुड़की में, जाम की समस्या खत्म हुई रुड़की में, दीनदयाल उपाध्याय पुल बना, दीनदयाल उपाध्याय पार्क बना। अभी एक पुल और हमने प्रपोज कर रखा है रेलवे लाइन के पास, जिससे कि लोग आवागमन में दिक्कत ना हो। देखिए, लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा शहर, एक सुंदर जिसमें वो रह रहे हैं वहाँ का वातावरण अच्छा हो, आने जाने में सुविधा हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से पार्क्स बने हो। ये सब चीज़ें लोगों को चाहिए और ये सब चीज़ें हमने लोगों को मुहैया कराई हैं और आगे भी जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेंगे। लोगों के जैसे सुझाव आएंगे, जो समस्या हम रुड़की में देखेंगे उनका समाधान हम लोग करेंगे और यही हमारा लक्ष्य है कि रुड़की हमारा शहर जो है
स्मार्ट सिटी बने और उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का एक साफ, सुंदर, स्वच्छ और एक अच्छा शहर बने। जैसे यहाँ के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, एक उनकी सोच है, और रिटायरमेंट लोग यहाँ पर सर्विस में काफ़ी आते हैं। बीजी हमारे यहाँ, IIT रुड़की हमारे यहाँ है, सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं सोचते हैं कि हम यहीं बस जाएँ रुड़की। इतना प्यारा शहर रुड़की में, माँ गंगा की आशीर्वाद मिलता है, बीच में से माँ गंगा हमारे शहर के बीचों बीच जो है वो बहती है, हमें आशीर्वाद देती है निरंतर। तो एक रुड़की का अपना अलग ज्योग्राफी है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेंटेन रहे और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार बने रहें। और हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। देवभूमि में बहुत महत्वपूर्ण लोग रहते हैं और भगवान का आशीर्वाद में लगातार मिलता रहता है। तो एक संदेश देवभूमि से मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में जाता है। आपके अगर विपक्षों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि आपके कैंप कार्यालय पर कोई भी कार्य नहीं होता है, और अगर आपके सपोर्टर्स के पास जाओ, जैसे कि हमने एक सर्वे करवाया वहाँ पर लोगों को, तो हमें एक चीज़ दिखी कि वहाँ पर 2 गरीब परिवार भी रहते हैं कैंप कार्यालय में, और आसपास कोई राजनीति नेता ऐसे ही करता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको हिम्मत कहाँ से मिलती है, और सच क्या है? क्या कैंप कार्यालय में सच में काम नहीं होता? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष है वो दिखाई देता है। लोग वहाँ पे सारा दिन सेवा केंद्र हमने नाम रखा है। जैसे कि मैंने आपके इंटरव्यू में शुरुआत में कहा कि मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, मेरा उद्देश्य सेवा करने का है। जो भी मुसीबत में, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं उसकी सेवा करूँगा, उसका कार्य करूँगा, चाहे वो कहीं से आए। मैं ये नहीं देखता कि रुड़की विधानसभा से है, या जबड़े से है, मंगलौर से आया, या कानपुर से आया। मुझे सिर्फ व्यक्ति से लेना है। जो परमात्मा की जो आत्मा है, जो इंसान बनाया भगवान ने, उसकी सेवा करनी है। उसको आप बाँट नहीं सकते टुकड़ों में। उसको आप क्या कहते हैं, जो पूरा हमारा एक राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, उसका हर व्यक्ति के लिए हम सेवा के लिए तैयार हैं, जिसको मुसीबत हो। तो हमारे यहाँ सेवा केंद्र में लगातार काम चल रहे हैं। पिछले 10 सालों से कैंप कार्य चल रहा है। लोग धक्के खाते हैं कचहरी में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए। जो सारी सहूलियत हमारे यहाँ सिंगल विंडो में मिल रही है। और आप देखिए, अगर आपको पेंशन बनवानी है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशन वहाँ पर सिंगल विंडो में बनेंगे। आपको केवल वहाँ पर आना है और अपना फॉर्म भरना है। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो हम करा के देंगे, चाहे वो पटवारी के साइन होने हो, कानून के साइन होने हो, SDM से साइन होने हो। और आपके घर, आपके अकाउंट में पेंशन जब तक नहीं पहुँचेगी, हमारा जो व्यक्ति है जो वहाँ सेवा कर रहा है वो दम नहीं लेगा। आजकल रुड़की में मूर्तियों की राजनीति, सड़कों की राजनीति चलती रहती है, और मुझे तो ऐसा लगता है एक गाना बना देना चाहिए, आओ रुड़की देखो रुड़की, चारों तरफ है मूर्ति रुड़की। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, हर एक के अपने भाव हैं, हर एक के अपने संस्कार हैं, और जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी मूर्तियां लगाने से मैं समझता हूँ कि प्रेरणा ही मिलती है हमें, और हम लोग उनको देखकर मोटिवेट होते हैं। और जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान करे हैं, देश को आज़ाद कराया और शहीद हुए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जब वो इन लोगों को देखेगी तो उनसे पूछेगी, पापा ये कौन है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये चंद्रशेखर हैं, ये भगत सिंह हैं। तो उनके बारे में उनको जानकारी की जिज्ञासा होगी, और ये जिज्ञासा ही उनको आगे बढ़ाती है। उनको उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। मूर्तियाँ लगनी चाहिए, अच्छी बात है, और उनके बारे में पूरी हिस्ट्री उनकी पता होनी चाहिए, ताकि लोग मोटिवेट हों और उनके पद चिन्हों पर चलें, और उनको देखकर सीखें कि हमें देश के लिए कैसे लड़ना है, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, देश के लिए हमें क्या क्या करना है। खाली ये नहीं कि हमें देश से क्या लेना है, हमारे इसके अलावा जो आपके ड्यूटीज़ हैं, जो आप कर्तव्य हैं शहर के प्रति, देश के प्रति, वो आपको कैसे करना है, ये सीखने के लिए मैं समझता हूँ कि महापुरुषों का सामने होना ज़रूरी है। हमारे शो के माध्यम से आप रुड़की की जनता, युवा और वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव आने वाले हैं, मिशन 2022 है, और पार्टी संकल्पित है। एक रोड मैप बनाया था 2017 में, उसके तहत ही पार्टी ने काम किया, हम लोगों ने भी काम किया। जैसे पार्टी के निर्देश हुए, जो घोषणा पत्र था वो 99% जो है पूरा हो चुका है। और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऊर्जा भरी है युवाओं में, और जो लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं रोज़गार के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। इसके अलावा जो उन्होंने घोषणाएं करी हैं, वो सारी घोषणाओं का शिलान्यास भी हो रहा है, लोकार्पण भी हो रहा है, बहुत सारे शासनादेश जारी हो रहे हैं। मैं लगता हूँ कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, और जो मोदी जी ने उत्तराखंड में काम किया है, मैं समझता हूँ कि चाहे वो ऑल वेदर रोड्स का काम हो, यहाँ से 4 धाम यात्रा जाने का, हमारी हवाई सेवाएँ हों, चाहे रेलवे लाइन पहाड़ पे पहुंचाने का, सिर्फ लोग पहले सरकारें घोषणाएं करती रही, उसको इम्प्लीमेंट करा है। ये ऋषिकेश का जो रेलवे स्टेशन है वो अपने आप में अद्भुत है। वो ले सकता है कि हम इंडिया में है ही नहीं, लगता है कि हम कहीं फॉरेन में आ गए हों। और जो रोड्स हैं, जो ऑल वेदर रोड आप देखिए, यहाँ से लेके और पूरे पहाड़ों पर, अपने आप में एक अद्भुत सपना लगता है। पहाड़ पर जो विकास की गंगा बह रही है, जो कनेक्टिविटी हुई है, कनेक्टिविटी अगर आपकी टूरिज्म के लिए होगी तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म भी आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, और पूरे देश से क्या, पूरे वर्ल्ड से जो है उत्तराखंड कनेक्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए लोग, मैं समझता हूँ कि
लोग ऑप्शन सोच ही सकते कि हम किसी और को वोट दें, किसी और पार्टी को चुनें, क्योंकि मोदी जी की जो सोच है, जो केदारनाथ में डेवलपमेंट हुआ है, जो केदारनाथ का एक सीन चेंज हुआ है बिल्कुल, और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं और मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है और वहाँ पर सौंदर्यीकरण हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत है। जहाँ पर एक जेसीबी का मैं समझता हूँ कि एक सीमेंट का गट्ठा ले जाना भी मुश्किल था, वहाँ पर इतना काम मोदी जी ने करा है कि वहाँ शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, वहाँ पूरा चारों तरफ कॉरिडोर बन गया है, वहाँ पर रहने की सुविधा है, और वहाँ पर जो है मंदिर के चारों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बन गई हैं। अपने आप में एक सपना सा लगता है, आज तक जो 70-80 साल में कभी नहीं हुआ, या जब से मंदिर बना 5 सालों 1000 सालों तब तक नहीं हुआ, वो काम हुए हैं। एक सपना सा लगता है सोचकर। तो लोगों सब जानते हैं, जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन जो है विकास कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिन का काम नहीं कि चुनाव में आप आ गए और चुनाव में आके आप लोगों ने लोगों को प्रोत्साहन दे दिया कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे या नौकरी देंगे। तो लोग जानते हैं ये सिर्फ चुनावी बातें हैं और चुनावी जुमले हैं। काम जो है धरातल पर जो काम है, वो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, और उनकी सेना के रूप में हम विधायक लोग कर रहे हैं। तो ये एक चेन बनी हुई है, और ये चेन कड़ी मजबूत कड़ी है, और ये कड़ी आगे तक चलेगी, और उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो पूरे वर्ल्ड में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, और आने वाला भविष्य उत्तराखंड का बहुत उज्ज्वल है, और भाजपा के साथ ही भविष्य उज्ज्वल है। अभी एक प्रोग्राम में आप कहते नजर आए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बत्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ किस बेस पे कहा कि आपकी तैयारी इतनी शानदार है, या कोई सच में ही टक्कर में नहीं है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं रुड़की में पैदा हुआ हूँ, रुड़की का ही बच्चा हूँ, रुड़की से मुझे आशीर्वाद मिला। तो मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, लगातार लोगों से मिलता रहता हूँ, लगातार अपनी दुकान पे, अपने होटल पे, अपने व्यवसाय में, और अपने कैंप कार्यालय पे, और मोहल्लों में जाके मैं लोगों से मिलता हूँ, शादी ब्याह में जाना। तो जो हर टाइप पब्लिक के बीच में रहेगा, और रोज़ होमवर्क करेगा, और रोज़ कहते हैं काम करेगा, आप देखिए एग्ज़ाम में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 100% उत्तीर्ण होंगे। तो यही मेरा कॉन्फिडेंस है कि जब मैं रोज़ होमवर्क कर रहा हूँ, रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज़ अभ्यास कर रहा हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम देने से कोई डर नहीं लग रहा, और ना मुझे एग्ज़ाम से, ना मुझे यूथ से, ना मुझे सामने वाले प्रत्याशी से कोई डर नहीं है। मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अगली बार विधायक बनूंगा ही बनूंगा। आप जैसा कि बता रहे हो कि आपने इतना विकास किया है, फिर भी आपका विपक्ष विकास 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 नहीं किया, ये कहता रहता है। जो लोग देखते हैं पॉजिटिव तरीके से, जानते हैं कि देश हमारा आगे कितना बड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, आज हमारा कितना मान सम्मान है देश विदेश में। आप कहीं भी जाएं तो आपको सम्मान की नजर से देखा जाता है। इससे पहले अगर आप इंडियंस लोग अमेरिका में जाते थे, कनाडा में जाते थे, तो उनको एक हीन भावना से देखा जाता था। तो ये एक बदलाव जो आया है, और देश के प्रति जो लोगों का प्यार बढ़ा है, और देश में जो तरक्की हुई है, जो हाईवेज बने हैं, आप देखिए, अपने आप में लगता है कि हम गर्व महसूस होता है कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं तो 3 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं तो आधे घंटे में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आप यहाँ से राजधानी देहरादून जा रहे हैं तो आप 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। क्या ये विकास नहीं है? जो सीधे लोग खातों में पैसा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, गरीबों को घर मिल रहे हैं, नए घर बना कर दे रहे हैं, जनधन खाते खुले गए हैं जिसमें अकाउंट में पैसा गया है कोरोना टाइम में। क्या ये विकास नहीं है? ये आज तक हुआ? दिल्ली से 1 रुपये चलता था, 15 पैसे लोगों तक पहुँचते थे, आज दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो 1 रुपये खाते में पहुँचता है। तो क्या ये विकास नहीं है? तो मैं सोचता हूँ कि नज़रिया है अपना देखने का। अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो आप नेगेटिव ही दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सेल्स डेवलप होंगे, और आपके को एक नज़र आनी चाहिए देखिए। तो यही रुड़की के लिए, वही ऊपर से नीचे तक चल रहा है। आप देखिए रुड़की शहर का 15 साल पहले आज की रुड़की आप सोचिए, छोटी छोटी सड़कें, गंदे नाली, गंदे नाले, जगह जगह कूड़े कदान का पड़ा होना, गंदा पानी आना, सीवरेज नहीं होना, ये सब चीज़ें रुड़की में थी। आज आप देखिए रुड़की का हज़ारों करोड़ रुपये रुड़की में लग चुके हैं। 400 करोड़ का बजट था पानी की लाइन और सीवरेज का, और ड्रेनेज का 100 करोड़ का प्लान था। जगह जगह नाले बन गए हैं, नालों की निकासी हो गई है, पार्क्स बन गए हैं, रोड चौड़ी हो गई हैं, डिवाइडर्स लगे हुए हैं आपके शहर में। आपके शहर के चारों तरफ हाईवेज बन गए हैं। आप देखिए रुड़की में जाम की समस्या कहाँ है? वो इंडस्ट्रियल ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक आते थे, पूरा रुड़की जाम रहता था। कोई त्यौहार आ जाए, पूर्णमासी आ जाए, गंगा स्नान आ जाए, तो रुड़की पूरा पैक हो जाता था। 6-6 घंटे लोग जाम में खड़े होते थे। मिलिट्री चौक से लेके आर्मी पुल तक मैं समझता हूँ कि वो हालत थी सड़क की कि आप गड्ढे गड्ढे सड़क तो थी नहीं उसमें। आज देखिए दोनों साइड नाले बन गए, टाइल्स लगी है, रोड चकाचक रोड है। क्या ये विकास नहीं है? अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूँ आकाश जी, तो मैं समझता हूँ कि आप और हम यहाँ शाम तक बैठे रहेंगे और विकास कार्य खत्म नहीं होंगे। तो लोग देख रहे हैं, लोगों को पता है क्या काम हुए। कोई गली रुड़की, कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहाँ पर टाइल्स ना लगी हो, नाली ना बनी हो, पार्क्स ना बने हो। और धार्मिक उसमें आए, धार्मिक रविदास मंदिरों का निर्माण, रविदास घाट का निर्माण, रुड़की के जो हमारे एक धरोहर आप कह सकते हैं, घाट थे, चारों घाट, लक्ष्मी नारायण घाट और जो कलिया रोड पे घाट है, चारों का सौंदर्यीकरण हुआ।
जहाँ पर लोग टॉयलेट करते थे, गंदगी थी, झाड़ियाँ होती थी, सांप बिच्छू थे वहाँ पर, आज देखिए चमक रहे हैं घाट। तो क्या ये विकास कार्य नहीं है? लोग आज वहाँ बैठते हैं, शाम को आनंद लेते हैं। आई लव यू पार्क बना रुड़की में, रुड़की के नगर निगम में ऑडिटोरियम बन गया। ऑडिटोरियम की क्या हालत थी, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में हमने उसको कराया। आप वहाँ प्रोग्राम करते थे तो छत से पानी टपक रहा है, कहीं जाले हो रहे हैं, कहीं साउंड नहीं आ रहा उसमें। आज देखिए एसी हॉल है बढ़िया। तो क्या ये विकास नहीं है? ये सारे काम जो हुए एक सोच के तहत हुए हैं। और रुड़की शहर अपने आप में एक अद्भुत शहर है, अपने आप में तरक्की हो रही है। रुड़की शहर एक छोटा सा शहर हुआ करता, नगर पालिका हुआ करती थी, और रुड़की शहर नगर निगम बन गया है। और आप देखिए रुड़की में कौन सी फैसिलिटीज़ दी हैं आज की डेट में, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, जो मेरे ख्याल से 100 साल से मैं समझता हूँ कि अपेक्षित था। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़े हैं जो आज कोई IAS है, कोई IPS है, याद करते हैं। आज वो स्कूल पहला अपने यहाँ पे जिले का स्कूल है जो CBSE बोर्ड हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे वहाँ पर पढ़ें और सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी डिविजन पास होकर सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। इंग्लिश मीडियम हो गया। सरकारी स्कूल आपने कभी सुना ही नहीं होगा इंग्लिश मीडियम होगा। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर कहते हैं स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, और उसकी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार चल रहा है। बाउंड्री तक आज तक 50 साल में कभी किसी ने सोचा नहीं कि उसकी नई बनाई जाए, बिल्कुल ख़त्म हालत में थी। आज आप देखिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हमारी रुड़की की धरोहर है, वहाँ मिनी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एथलीट्स के लिए ग्राउंड बन रहा है, बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है। क्या ये विकास नहीं है? आप मेरे से खुले में डिबेट करवाइए, जो भी मेरे सवाल पूछना चाहते हैं, बताऊंगा रुड़की में क्या कह रहा है, रुड़की में क्या हुआ है पिछले 15 सालों में। एक अद्भुत और एक डिफरेंट चेंज हुआ है। और फिर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और आगे चल के जो भी समस्या रह गई हैं रुड़की की, या जो समस्या रोज उत्पन्न होती है उनका समाधान करेंगे। तो हम विकास के लिए कभी कोताही नहीं बरतेंगे, और इसको हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम लोग जनता की सेवा करें। बत्रा जी, जैसे आजकल कांग्रेस ने एजेंडा चलाया हुआ है हिंदुत्व का, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा भी यही करती है। जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो राम जय श्री राम करने लगती है। देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी धरोहर है, और लोग राम को भगवान राम को बचपन से सिखाया गया है कि भगवान राम परमात्मा है। पर मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम हमारी आत्मा है, बिना उनके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। रामायण इतिहास नहीं है, रामायण जैसी पहले थी वैसे ही आज है, उसके तहत ही हम लोग जीवन जी रहे हैं। उसके तहत ही हम लोग के परिवार जो आपस में माँ बाप का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, भाई बहन का प्यार, पिताजी का सम्मान करना, ये सब चीज़ें हमारे संस्कार आज भी हैं। आज भी हम रामायण को ही फॉलो कर रहे हैं। तो भगवान राम तो हमारे आत्मा है, और बिना आत्मा के जीवन नहीं है, हम सांस नहीं ले सकते। तो हम राम को कैसे भूल सकते हैं? आप देखिए रुड़की में हमने इसको तहत एक राम द्वार का निर्माण किया। राम द्वार आज रुड़की में अपने आप एक लोग वहाँ जाके आराध्य करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं और उनके पच्चीनों पे चलने की प्रेरणा लेते हैं। भगवान राम ने एक सादा जीवन जिया, रावण जैसे अहंकारी को पराजित किया, और जो उनके संस्कार थे उसको देख के हम फॉलो कर रहे हैं। बच्चे सीखते हैं। आज भी रामलीला होती है तो उतना ही उत्साह है उसको देखने में। आज भी लोग रामलीला को ऐसे देखते हैं कि जैसे आज की हम चरित्रार्थ कुछ हो रहे हो, अपने परिवार से उसको जोड़कर हम लोग देखते हैं। तो भगवान राम तो हमारा आराध्य हैं, उनके बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं? तो ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। इसके अलावा हमने रुड़की में और भी द्वार बनाए, गणेश द्वार बनाया है, एक कृष्ण द्वार बन रहा है, गौशाला में गेट का निर्माण हो रहा है। अगर हम अपने संस्कार छोड़ देंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हम सांस कैसे लेंगे? हम जीवित कैसे रहेंगे? बिना संस्कार के तो कुछ भी नहीं। और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया हमारे योग को, हमारे संस्कारों को, हमारे वेदों को, हमारे उपनिषद को जान चुकी है। अच्छा बत्रा जी, अगर मैं आपको कहूँ अपने हेटर्स को, सपोर्टर्स को, विपक्षों को कोई शायरी के अंदाज में अगर आप जवाब दे तो? देखिए आकाश जी, हम बाज़ार में एक छोटी सी अगर मटका भी खरीदने जाते हैं, मिट्टी का मटका 60 रुपये जिसकी कीमत होती है, तो उसको हम ठोक बजा के देखते हैं चारों तरफ से, और चारों तरफ से देखते हैं कि वो कहीं लीक तो नहीं कर रहा, कहीं से पानी लीक तो नहीं करेगा। और यहाँ तो एक सरकार आप चुने जा रहे हैं, एक उत्तराखंड का भविष्य चुने जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग सोच समझ के वोट करेंगे, और आप लोग कहते हैं जाँचेंगे उसको चीज़ें, फिर आप लोग वोट करेंगे। तो आपके एक वोट की कीमत है जो आज देश तरक्की कर रहा है। आपके एक वोट की कीमत है जो धारा 370 हटी। आपके एक वोट की कीमत है जो आयुष्मान कार्ड आपको मिला, फ्री इलाज हो रहे हैं। आपके एक वोट की कीमत है जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई है। तो आपकी एक वोट की कीमत है जो देश बढ़ रहा है आगे। तो मैं सोचता हूँ कि अपना जो एक वोट है उसकी कीमत समझेंगे और उसको ख़राब नहीं करेंगे। और रही बात विपक्षों की, तो उनके लिए मैं एक 4 लाइन आपको कहना चाहूँगा। दुश्मन इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं जनाब, दुश्मन इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं जनाब, बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है। आपको बच्चे भी प्यार करते हैं, बड़े भी प्यार करते हैं, बूढ़े भी प्यार करते हैं। बताइए, आजकल बच्चे जो युवा है वो बड़े पबजी वगैरह गेम ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। तो जैसा कि आपको जो बच्चे सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
देखिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने संस्कार भी ज़रूरी हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जानना, अपने वेद पाठ का जानकारी होना, अपने जो द्वापर युग है, त्रेता युग है, कैसे हम लोग ऋषि मुनियों से हमारी जनरेशन आई, ये सब के बारे में जानकारी होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, पर एक्सेस हर चीज़ की ख़राब होती है। आप केवल मीडिया में लगे रहेंगे, आप केवल गेम्स में लगे रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये भी गलत है। तो बैलेंस बनाना ये माँ-बाप का काम है, ये बड़ों का काम है, ये हम लोगों का काम है कि हम लोगों को बताएँ और सिखाएँ कि भई हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखें, तो लाइफ बहुत ईज़ी रहेगी और देश आगे बढ़ेगा। और देश के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो देश के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ये नहीं कि आपको ज़रूरी बॉर्डर पे जाकर आपको लड़ाई लड़नी है या आपको युद्ध करना है। आप यहाँ रहकर सेवा कर सकते हैं, अपने गली मोहल्ले में रहकर आप समाज की सेवा कर सकते हैं, गरीब की मदद कर सकते हैं, अपने आस-पास सफाई रख सकते हैं, आप अपने शहर के लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। आप अपने बिज़नेस में, अपने प्रोफ़ेशन में रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, आप पैसा कमाना तो सबको चाहिए परिवार पालने के लिए, पर अगर आप उसमें सेवा जोड़ देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि डबल काम होगा। प्यार जोड़ें, भाव जोड़ें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, अहंकार ना करें, तो बहुत ईज़ी और बहुत स्मूथ लाइफ़ हो जाएगी। और यही मेरे जीवन के उद्देश्य हैं। इन्हीं के तहत आगे बढ़ रहा हूँ, तभी मुझे बच्चे, बूढ़े, बड़े सब प्यार करते हैं। मैं हर एक के साथ मिल-जुल कर रहता हूँ, हर एक से प्यार से मैं बात करता हूँ और मैंने कभी नहीं समझा कि मैं विधायक हूँ या मैं चेयरमैन बन गया कुछ। मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह रहूँगा और ऐसे ही रुड़की की सेवा करता रहूँगा। रुड़की आज हमारे साथ थे प्रदीप बत्रा जी, और जो हमारे सवाल थे हमने उनसे पूछे, उन्होंने जवाब दिए। अगर कोई फिर भी सवाल रह जाता है, आपके मन में है, और अगर आप चाहते हैं कि हम सर के साथ डिबेट शो करें, तो आप नीचे कमेंट में बताएं और जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।